नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ITR 1 ITR 4 फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 में 9 बड़े बदलाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों 29 अप्रैल 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिफिकेशन 40/2025 और इस नोटिफिकेशन के अंदर आपका जो ITR फॉर्म है, ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जो है वो नोटिफाइड कर दिया गया है ऑफलाइन। तो यहां पर ऑफलाइन नोटिफिकेशन के तहत फॉर्म जारी कर दिया गया। ऑनलाइन यूटिलिटी अभी आना बाकी है, यानी ऑनलाइन फॉर्म यानी ऑनलाइन रिटर्न भरना अभी सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन ITR जो ऑफलाइन जो फॉर्म है वो यहां पर जारी कर दिया गया है। लेकिन इस फॉर्म्स के अंदर आपको 9 बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, यानी ITR 1 या ITR 4 जो लोग फाइल करेंगे तो कौन से 9 बड़े बदलाव किए गए हैं जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप ITR भरते हैं, रिटर्न भरते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि आपका होता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी ये हो जाता है आपका असेसमेंट ईयर 25-26। अगर इसकी आप ITR भरते हैं जिसकी लास्ट डेट है आपके लिए 31 जुलाई 2025, अगर आप नॉन ऑडिट केस है ITR 1 या आपको ITR 4 एप्लीकेबल है, तो ये 9 बड़े बदलाव जो है वो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं ITR 1 ITR 4 फॉर्म नोटिफाइड किया गया फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। अब हमने इन दोनों ITR फॉर्म को जो है वो यहां पर चेक किया है पिछले साल के ITR फॉर्म से, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। तो 23-24 को 24-25 से जब कंपैरिजन किया तब हमें ये 9 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जो जानेंगे एक एक पॉइंट वाइज क्या क्या बदलाव यहां पर किए गए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कैपिटल गेन को लेकर किया गया है। तो कैपिटल गेन को लेकर क्या यहां पर बदलाव किया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 के बारे में, फिर हम बात करेंगे ITR 4 के बारे में। तो ITR 1 जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो आपको पता ही है ITR 1 कोई भी इंडिविजुअल जो यहां पर रेसिडेंट है तो वो ITR 1 जो वो फाइल कर सकता है। इसी के साथ उसकी अगर कौन सी इनकम हो सकती है, सैलरी इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जैसे कि ब्याज है उसकी इनकम हो सकती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है अप टू ₹5,000 तक। तो ये तो बात हो गई ITR 1 कौन लोग फाइल कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, जिसकी सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक, तो वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ITR 4 के बारे में कि ITR 4 किस पर एप्लीकेबल होगी, कौन ITR 4 फाइल कर सकता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल है जो यहां पर HUF भी हो सकता है, या अगर आप फर्म है, ध्यान रखिएगा यहां पर LLP नहीं होती है, LLP के लिए ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, LLP नहीं है, और आपकी जो टोटल इनकम है, यहां पर भी ध्यान रखिएगा आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर भी ITR 4 के अंदर भी आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 50 लाख के अंदर है। तो इंडिविजुअल HUF फर्म LLP नहीं होंगे, टोटल इनकम आपकी 50 लाख के अंदर है। GBP से आपकी इनकम हो रही है, यानी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है। जो 44AD जो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम होती है, प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो आप यहां पर 8% 6% जो अपनी इनकम दिखाते हैं, तो अगर वो आपकी इनकम है 44AD 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए या 44AE, यहां पर ध्यान रखिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट आपके ऑडिट नहीं हो रहे, आपको यहां पर 44AD 44ADA यानी प्रेजेंटिव बेसिस पर आप अपनी इनकम जो है वो दिखा रहे हैं। 6% डिजिटल केस में और 8%
कैश बेसिस पर अगर आप दिखा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ITR 1 और ITR 4 जो है वो इन लोगों पर एप्लीकेबल होती थी, इन इनकम्स पर एप्लीकेबल होती, जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। यहां पर भी ITR 4 के अंदर भी अगर आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो उस केस में आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। कंडीशन एक थी कि आपके बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम हो रही है। ITR 1 के अंदर बिजनेस और प्रोफेशन अलाउ नहीं था, लेकिन अब यहां पर एक चीज यहां पर इन दोनों फॉर्म्स के अंदर अलाउ करिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप 112A के अंदर अगर आपको हुआ है तो ध्यान रखिएगा ITR 1 और ITR 4 दोनों के लिए हम कह रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के तहत अप टू 1,25,000 तक इनकम हुई है तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा पिछले साल के मुताबिक इस साल आपको जो है यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू 1,25,000 अलाउ किया जाएगा। पहले 23-24 में ये एप्लीकेबल नहीं था। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम हो रही थी तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 4 जो है वो चूज नहीं कर सकते थे, उसके लिए आपके लिए ITR 2 या फिर ITR 3 एप्लीकेबल था। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A से इनकम हो रही है और 1,25,000 तक हो रही है, दो कंडीशन ध्यान रखिएगा, यहां पर नॉट एक्सीडिंग 1,25,000, 1,25,000 से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। दूसरी, आपका ना ही कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं होना चाहिए, तो ना ही आपका कोई लॉस होना चाहिए, चाहे वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो, कैरी फॉरवर्ड लॉस हो, और 1,25,000 से ज्यादा आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है तो आप ITR 1 ITR 4 जो है वो चूज कर सकते हैं, यानी आपके लिए ITR 1 ITR 4 जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम है, लेकिन अगर उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1,25,000 तक, तो उस केस में वो ITR 1 जो है वो ऑप्ट कर सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी बिजनेस इनकम है प्रेजेंटिव बेसिस पर 44AD से और साथ साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 तक, तो वो ITR 4 जो है वो एप्लीकेबल होगा उसके लिए, वो ITR 4 जो है वो चूज कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, तो अगर आपकी कोई एसेट्स है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो उस केस में आप ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते, ना ही आप ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। हमने पहला आपको पॉइंट बताया था जिसमें हमने बताया था कि ITR कौन फाइल कर सकता है, ITR 1 और ITR 4, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कौन ITR 1 और ITR 4 जो है वो फाइल नहीं कर सकते, नॉट फाइल, तो अप्लाई नहीं है इन पर। कौन कौन ऐसे लोग हैं, तो ITR 1 की अगर बात करें तो अगर जो भी इंडिविजुअल है, अगर वो डायरेक्टर है किसी भी कंपनी के अंदर, या फिर उसने इन्वेस्टमेंट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर, या फिर उसका TDS से डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194N के अंदर, या फिर उसका इनकम टैक्स जो है वो डिफर है ESOP के बेसिस पर। तो ये 4 क्राइटेरिया थे जिनके लिए ITR 1 जो है वो एप्लीकेबल नहीं थी। ITR 4 की अगर बात करें तो पहले के जो 3 क्राइटेरिया, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, या फिर अगर आपका इनकम डिफर्ड हुआ है ESOPs के बेसिस पर। इसके साथ साथ एक और था, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मोर देन 5,000 है तो उस केस में आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा डायरेक्टर है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है या ESOP है, तो इन 3 केस में भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशन थी जिसकी वजह से आप ITR 1 ITR 4 जो वो फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी कोई एसेट्स है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, यानी अगर आपकी कोई एसेट्स है जिसमें आप आउटसाइड इंडिया, अगर आपकी कोई एसेट्स है यानी देश के बाहर, इंडिया के बाहर अगर आपकी कोई एसेट्स है, असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको अलाउ किया जाता था कि अगर आपकी कोई भी एसेट्स जो है वो आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में आप ITR 1 या ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते थे। तो पहले ये प्रोविजन था, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 25-26 से यहां पर अब आप फाइल नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल। तो ध्यान रखिएगा, जो भी अगर आपकी एसेट्स है आउटसाइड इंडिया, या अगर आपकी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी क्यों ना हुआ किसी भी एंटिटी के अंदर, तो उस केस में अब आप ITR 1 और 4 जो है वो फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको यहां पर एक्सक्लूजन में रखा गया है। तो इनको यहां पर एक्सक्लूजन में रखा गया। इसके लिए अगर आप चाहें तो ITR जो अदर ITR फॉर्म है, ITR 3 या ITR 2 फॉर्म जो है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन ITR 1 या ITR 4 जो है, असेट्स अगर आपकी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है,
या अगर आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में जो आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में अब आप ITR 1 और ITR 4 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। आ जाते अपने थर्ड पॉइंट पे। तो पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आधार रिलेटेड जो है वो जानकारी देनी होती थी। तो दो जानकारी आप दे सकते थे आधार रिलेटेड। एक तो होता था आप आधार नंबर जो है वो यहां पर दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास अगर आधार नहीं है लेकिन आपने आधार के लिए अप्लाई किया है, तो आधार एनरोलमेंट ID जो है वो भी आप दे सकते हैं अपने ITR फॉर्म के अंदर। जो ITR 1 था, ITR 4 था, जिसके अंदर आप अपना आधार एनरोलमेंट ID जो था वो आप दे सकते थे। क्योंकि अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया है, आधार कार्ड नहीं है या आधार नंबर नहीं है, तो उस केस में आप ये आधार एनरोलमेंट ID जो है वो ITR फॉर्म के अंदर दे सकते थे। लेकिन अब यहां पर जो नया असेसमेंट फॉर्म आया है असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो 24-25 तक तो ये आपको अलाउ किया जाता था, लेकिन अब 25-26 में जो है आपको आधार एनरोलमेंट ID जो है वो अब आप नहीं दे सकते, ITR 1 के लिए भी और ITR 4 के लिए भी। अब आप सिर्फ जो है आधार नंबर जो है वही जो है वो दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ITR 1 ITR 4 के अंदर असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर ITR फाइल करेंगे तो उस केस में सिर्फ आप आधार नंबर दे पाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। आप आधार एनरोलमेंट ID जो है वो नहीं दे सकते। आ जाते अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। तो एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट किया गया है। तो एग्जेम्प्ट इनकम जो है कॉलम जो दिया गया एग्जेम्प्ट इनकम का, उसके जस्ट नीचे ये नया कॉलम इंसर्ट किया गया है, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। अब इस कॉलम के अंदर जो मैंने आपको पॉइंट 1 के अंदर बताया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जिसके लिए नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स है। तो यहां पर आपको कोई भी इनकम टैक्स अगर नहीं लगा है, यानी अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है, तो उस केस में इस कॉलम के अंदर आपको डिटेल देनी होगी। तो 3 डिटेल जो है यहां पर आपसे मांगी जाएगी। पहली, आपकी टोटल सेल कंसिडरेशन कितनी है, यानी कितने में अगर आपने कोई शेयर्स बेचे हैं तो कितने में आपने शेयर्स बेचे हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए में शेयर्स बेचे हैं, तो यहां पर आपको लिख के देना होगा। सेकेंड, आपको पूछा जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी क्या है, यानी कितने में आपने जो शेयर है वो परचेज किए हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख में परचेज किए हैं, तो नेट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के हिसाब से कितना आ रहा है, 1 लाख रुपया आ रहा है। तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 4 के अंदर इस कॉलम के अंदर ये डिटेल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्ट इनकम के जस्ट नीचे इंसर्ट किया गया इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल, यानी ऐसी इनकम जिसके तहत आपने कोई भी टैक्स पेबल नहीं किया, जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A यहां पर लिखना है, अगर वो 1,25,000 से ज्यादा नहीं। टोटल सेल कंसिडरेशन मान लीजिए आपकी 2 लाख रुपए है। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कितने में आपने खरीदा है, 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख हुआ यानी 1,25,000 से अंदर है, तो उस केस में आप ITR 1 और 4 में डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी टोटल सेल कंसिडरेशन है वो है यहां पर 4 लाख रुपए और यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है आपकी 1 लाख रुपए, तो उस केस में आपकी 3 लाख रुपए जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। 1,25,000 से ज्यादा है, तो इस केस में आप ITR 1 ना ITR 4 ये फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए आपके लिए अदर ITR फॉर्म जो है 2 या 3 वो एप्लीकेबल फिर रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट किया गया, जो पहला पॉइंट हमने आपको बताया था, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 1,25,000 से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में इस कॉलम के अंदर आपको डिटेल जो है जो भी आपने बेचा है खरीदा है जितने में, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट में। तो बैंक अकाउंट को लेकर और रिफंड रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी समस्या जो है इस बार ITR फॉर्म जो ITR 1 है ITR 4 के अंदर वो यहां पर सरकार ने सॉल्व कर दी है। कई लोगों के रिफंड जो है वो नहीं आ रहे थे, तो कई यहां पर कारण थे, लेकिन एक जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो यहां पर एक नया पॉइंट ऐड किया गया कि अब आपको सभी बैंक अकाउंट जो भी आपने इंडिया के अंदर आपके है, चाहे वो आपके अकाउंट एक्टिव है, क्लोज है, ज्वाइंट अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है, तो जितने बैंक में भी एक बैंक में अकाउंट है, एक से ज्यादा मल्टीपल बैंक में भी अकाउंट क्यों ना है, आपको सभी अकाउंट को रिपोर्ट करना होगा एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट। तो अगर आपका अकाउंट डोरमेंट है तो उसे रिपोर्ट ना करें। इसके अलावा जितने भी आपके बैंक खाते हैं उन सभी को आपको रिपोर्ट करना होगा आपके ITR फॉर्म ITR 1 और 4 के अंदर। तो एक नया पॉइंट जो वो यहां पर ऐड किया गया है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया, यहां पर आपके मल्टीपल अकाउंट जो है वो सिलेक्टेड किए गए हैं, तो उस केस में
रिफंड जो है वो कौन से अकाउंट में आएगा, तो सीपीसी जो है आफ्टर प्रोसेसिंग योर रिटर्न, तो आपकी रिटर्न जो प्रोसेस होने के बाद जो भी वैलिडेटेड अकाउंट होगा, यानी जो भी आपका वैलिडेटेड बैंक खाता होगा, जो वैलिड होगा, उसी बैंक खाते में आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन पुरानी अगर बात करें, असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करें, यानी आईटीआर जो फॉर्म अभी जारी किया गया, इससे पहले की अगर बात करें, तो आपका कोई भी अकाउंट होता, चाहे वो वैलिडेट होता, फेल्ड होता, रिमूव होता, या वो वैलिडेट नहीं भी होता, क्लोज होता, इनएक्टिव होता, तो उस केस में जो सीपीसी है वो आपका जो रिफंड है उस बैंक खाते में जमा कर देता, जिसकी वजह से कई बार यहां पर जो टैक्स पेयर को रिफंड नहीं मिलता है, क्योंकि उनके गलत खाते में जो एक्चुअली वैलिडेटेड नहीं है, यानी जब उन्होंने रिटर्न फाइल किया तब तो वो वैलिडेट दिखा रहा था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स या तो उन्होंने अकाउंट बंद करवा दिया, या उनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, या उनका अकाउंट जो है किसी वजह से यहां पर वैलिडेट नहीं हो पाया, तो उस वजह से यहां पर जो सीपीसी है, रिटर्न आईटीआर फॉर्म जो है प्रोसेस हो जाता था, तो वहां पर किसी भी अकाउंट के अंदर आपका रिफंड जो वो भेज देता था। लेकिन अब यहां पर आईटीआर फॉर्म के अंदर ही बता दिया गया है कि स्पेशली जो भी आपका वैलिडेटेड अकाउंट होगा, सिर्फ उसी खाते में आपका जो है रिफंड भेजा जाएगा। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के लिए कि आईटीआर 1 आईटीआर 4 फॉर्म के अंदर ये दिया गया है, आपका जो रिफंड है अब उसी बैंक खाते में आएगा जो सीपीसी द्वारा रिटर्न प्रोसेस होने के बाद जो भी आपके वैलिडेटेड अकाउंट है उसी में आपका रिफंड भेजा जाए। आ जाते हैं अपने 6th पॉइंट पे, तो ये सिर्फ आईटीआर 1 के लिए है। तो आईटीआर 1 के अंदर अगर आप टीडीएस और टीसीएस का अगर शेड्यूल देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से कॉलम नजर आएंगे। तो पहला कॉलम है जो भी टैन है डिडक्टर कलेक्टर का, या पैन है आधार है टेनेंट है, वो दिया गया है। नेम दिया गया है डिडक्टर का, कलेक्टर का या टेनेंट का, तो नाम दिया जाएगा, जो भी टीडीएस या टीसीएस जो भी है आपका डिडक्ट किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, तो उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। या ग्रॉस रिसिप्ट हो गई, या कौन से ईयर में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है और कितना टीडीएस जो है वो आपने क्लेम किया है इस साल। अब एक नया कॉलम जो है इसके अंदर ऐड किया गया है। अब आपको बताया जाएगा कौन से सेक्शन के अंदर आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक नया कॉलम जो है वो यहां पर ऐड किया गया है, जो भी शेड्यूल है टीडीएस और टीसीएस में आईटीआर 1 के लिए, तो ये आईटीआर 1 के लिए है, आईटीआर 4 के लिए यहां पर नहीं दिया गया। ठीक है, तो आईटीआर 4 की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं, टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड। तो जो भी 10 नंबर हो गया डिडक्टर कलेक्टर का, या नाम हो गया, ग्रॉस रिसिप्ट होगी, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, इसके साथ साथ अब यहां पर यह भी बताया जाएगा कौन से सेक्शन के अंदर आपका टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हुआ है। मान लीजिए सेक्शन 194 ए के अंदर हुआ है, तो यहां पर सेक्शन बताया जाएगा बाकायदा कि कौन से सेक्शन के अंदर आपका टीडीएस है या फिर टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया गया है। अपने 7th पॉइंट पे, तो रिसिप्ट इन कैश को लेकर 44 एडी बिजनेस वालों के लिए, 44 एडी प्रोफेशन वालों के लिए, प्रेजेंटिव बेसिस पर अगर आप इनकम चूज करते हैं, यानी 6% दिखाते हैं या फिर अगर आप 8% दिखाते हैं, तो उस केस में सिर्फ आईटीआर 4 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। प्रेजेंटिव टैक्सेशन अगर आप चूज करते हैं 44 एडी में या 44 एडी ए के अंदर, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा इसमें लिमिट क्या दी गई है। 44 एडी के अंदर आपके लिए लिमिट है 2 करोड़ की, तो आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा आपका टर्नओवर नहीं होगा, तो उस केस में आप 6%, 8% जो है वो प्रॉफिट दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सरकार ने इसमें लिमिट को बढ़ाया है। इस 2 करोड़ की लिमिट को सरकार ने कर दिया था 3 करोड़, और यहां पर 50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर सरकार ने कर दिया था 75 लाख रुपए। लेकिन वहां पर एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि आपका जो कैश है वो यहां पर जो भी कैश आपका टर्नओवर होगा वो यहां पर जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5% से ज्यादा आपकी कैश रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जो है वो एक चेंज जो है वो किया गया। क्या चेंज किया गया आइए जानते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 2 करोड़ से अगर आपका 3 करोड़ का टर्नओवर होगा तो उस केस में आपका जो कैश रिसिप्ट है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में 3 करोड़ देखा जाएगा, नहीं तो 2 करोड़ देखा जाएगा। और प्रोफेशन में भी अगर आपका कैश जो है वो 5% से कम है तो उस केस में 75 लाख, नहीं तो आपका 50 लाख देखा जाएगा। अब यहां पर जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है या जो भी ग्रॉस टर्नओवर है वो या तो 2 करोड़ देखा जाएगा या 50 लाख जो हमने आपको बताया है। लेकिन अगर यहां पर अगर आपका जो 5% है उससे कम या 5% तक अगर आपका हुआ तो उस केस में जो लिमिट है वो यानी आपके जो टर्नओवर की लिमिट है वो 5% से ज्यादा नहीं हुई तो उस केस में आपका टर्नओवर 3 करोड़ या 75 लाख माना जाएगा। अब यहां पर जो कॉलम दिया गया है जो 44 एडी और 44 एडी ए का जो कॉलम दिया गया प्रेजेंटिव टैक्सेशन, जिसके अंदर 3 कॉलम दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक तो दिया गया आपको अकाउंट पे चेक से आपका टर्नओवर होना चाहिए,
या बैंक ड्राफ्ट से, बैंक ईसीएस से या ई मोड से हो सकता है। तो अगर आपका जो टर्नओवर है वो इस पहले केस में हुआ तो उस केस में आपको 3 करोड़ तक का फायदा मिल जाता है। लेकिन अगर आपका जो कैश रिसिप्ट अगर हुई तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर ये कैश रिसिप्ट जो है वो आपकी 5% से ज्यादा हुई तो उस केस में आपकी 2 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी, ना कि 3 करोड़ की। तो अब तक तो यहां पर असेसमेंट ईयर जो फॉर्म था 24-25 जिसके अंदर सिर्फ इसी कॉलम को देखा जाता था 5% के लिए, लेकिन अब यहां पर असेसमेंट ईयर 25-26 से ध्यान रखिएगा इन दो कॉलम के अंदर, ये कॉलम बी और सी, ये दोनों कॉलम जो दिए गए यहां पर बी और सी, पहले सिर्फ बी था अब ये सी भी यहां पर इंक्लूड कर दिया गया। यहां पर आपका जो इंक्लूड किया गया जिसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहां पर कैश रिसिप्ट डालते हैं या एनी मोड के अंदर भी अगर आप अपना टर्नओवर डालते हैं, यानी यहां पर अगर आप टर्नओवर जो है वो डालते हैं तो उस केस में ये जो दोनों चीजें हैं वो देखी जाएगी कि आपकी टोटल टर्नओवर से 5% से अगर ज्यादा हुई तो उस केस में आपकी जो लिमिट है वो 2 करोड़ मानी जाएगी बिजनेस के केस में, और 50 लाख प्रोफेशन के केस में। अगर ये 5% से कम हुई तो उस केस में 3 करोड़ बिजनेस के केस में, और प्रोफेशन के केस में 75 लाख रुपए। तो ध्यान रखिएगा पहले सिर्फ रिसिप्ट इन कैश था, सिर्फ रिसिप्ट इन कैश पर 5% देखा जाता था, लेकिन अब इन दोनों कॉलम के अंदर अगर आपने डाल दिया, यानी एनी अदर मोड में भी आपने जो है टर्नओवर जो डाल दिया या ग्रॉस रिसिप्ट जो है अगर आपने डाल दी है तो उस केस में 5% जो है वो देखा जाएगा। तो इन दोनों कॉलम से 5% देखा जाएगा, और ये 5% जो आपके टोटल ग्रॉस रिसिप्ट से ज्यादा हुई या ग्रॉस टर्नओवर से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपकी जो लिमिट है वो 3 करोड़ या 75 लाख नहीं होगी, आपकी जो लिमिट है वो 2 करोड़ मानी जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो 44AD 44ADA यानी ITR 4 के अंदर किया। आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे। तो जो 8 पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं। तो यहां पर आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवाल कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं या न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सवालों का आपको जवाब जो है वो बहुत सोच समझ के देना होगा। आइए मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर अब आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो यहां पर पूछे जाएंगे अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर, अगर आपकी इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले यहां पर सवाल आपसे पूछा जाएगा, हैव यू एक्साइज ऑप्शन ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजिम इन फॉर्म 10IEA इन असेसमेंट ईयर 24-25। कहने का मतलब यह है कि 24-25 में क्या आपने ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट करी है या नहीं करी है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए ITR 4 के अंदर। तो यहां पर बोल रहा है ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट यानी न्यू टैक्स रिजिम से बाहर अगर आप गए हैं। न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए डिफॉल्ट है 24-25 में, आप सभी को पता है। लेकिन अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना है यानी ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी है तो ITR 4 के अंदर आपको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, फॉर्म 10IEA। ये बिफोर द ड्यू डेट आपको करना होता है। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो उस केस में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट यानी 31 जुलाई से पहले पहले ये फॉर्म जमा करना होता है। तो आपसे सिंपल यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपने 24-25 में ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है? पहला तो ये सवाल है, क्या ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करिए? नॉर्मली तो आपकी डिफॉल्ट होगी न्यू टैक्स रिजिम, लेकिन यहां पर सरकार आपसे पूछ रही है क्या आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है 24-25 में। अगर आप यहां पर कहते हैं यस मैंने यहां पर जो है ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट करी थी 24-25 में, तो उस केस में फिर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने यस कहा है यानी ओल्ड टैक्स रिजिम आपने ऑप्ट करी है, तो जो भी फॉर्म आपने भरा था उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है असेसमेंट ईयर 24-25 में जो भी आपने फॉर्म भरा था उसकी डिटेल हमें दे दीजिए। ठीक है, आप दे देते हैं। इसके बाद अब आपसे वापस सवाल पूछा जाएगा, क्या आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करने के लिए करंट असेसमेंट ईयर के लिए? यानी 24-25 में आप ओल्ड टैक्स रिजिम में थे, क्या 25-26 में भी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं, या फिर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजिम? क्या आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं? अगर आप कहते हैं यस मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहता हूं, 24-25 में भी ओल्ड टैक्स रिजिम में था, 25-26 में भी मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिटेल आपको नहीं देनी है। लेकिन अगर आप नो कहते हैं, नहीं मैं ओल्ड टैक्स रिजिम 24-25 में था लेकिन 25-26 में अब मैं न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहता हूं, यानी अब आप ओल्ड टैक्स रिजिम को विड्रॉ करना चाहते हैं, ITR 4 की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको फिर से 10IEA फॉर्म जमा करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए विड्रॉ करने के लिए। तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, जो डेट ऑफ फाइलिंग है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो आपको देना होगा। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है, यस अगर आप कहते हैं 24-25 में ऑप्ट करी है
तो आपको यहां पर डिटेल देनी होगी जो भी आपने फॉर्म भरा है। फिर आपको यह बताना होगा कि 25-26 में आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं। ओल्ड में जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिटेल नहीं देनी, आप यस पे टिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप न्यू में जाना चाहते हैं, यानी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं, ओल्ड से बाहर आना चाहते हैं, तो उस केस में 25-26 में, तो उस केस में फिर आपको वापस 10IEA फॉर्म जमा करना होगा, उसकी फाइलिंग डेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर देनी होगी। पहला पॉइंट समझ गए। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि आपने ओल्ड टैक्स रिजिम जो है असेसमेंट ईयर 24-25 में ऑप्ट नहीं करी थी, आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है। नो का मतलब यह है कि आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट नहीं करी है। तो अगर आपका सवाल नो है, भले ही आपने आफ्टर द ड्यू डेट, यानी आफ्टर द ड्यू डेट के बाद भी अगर फॉर्म जमा कर दिया तो भी आपको नो करना है, क्योंकि वहां पर बिफोर द ड्यू डेट कहा गया। अगर आफ्टर द ड्यू डेट आपने फॉर्म जमा भी कर दिया, आप चाहते थे ओल्ड टैक्स रिजिम, लेकिन आपको ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं मिलेगी, आफ्टर द ड्यू डेट है, अलाउ नहीं किया जाता, तो भी आपको नो सिलेक्ट करना है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या इस साल आप यानी असेसमेंट ईयर 25-26 में क्या आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप न्यू में जाना चाहते हैं? तो ये सवाल पूछा जाएगा, डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजिम करंट असेसमेंट ईयर, यानी जो 25-26 है, क्या आप ओल्ड में रहना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं? 24-25 में आपने न्यू में थे, आपने इस सवाल को नो कहा है, इसका मतलब है आप 24-25 में न्यू टैक्स रिजिम में थे। अब 25-26 में आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं? अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो उस केस में यस टिक करेंगे। जैसे ही आप यस टिक करेंगे, 24-25 में आपकी न्यू टैक्स रिजिम थी और 25-26 में अब आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम होगी, तो उस केस में आपको फॉर्म जमा करना होगा। तो इसकी डिटेल आपको देनी होगी, फाइलिंग डिटेल, और फॉर्म आपको फाइल करना होगा। अगर आप कहते हैं नो, तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिजिम में ही जा रहे हैं, यानी 25-26 में भी आप न्यू टैक्स रिजिम में रहेंगे, 24-25 में भी आप न्यू टैक्स रिजिम में, और 25-26 में भी आप न्यू टैक्स रिजिम में रहेंगे। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है जिसमें कहा है नॉट एप्लीकेबल, यानी आपने आईटीआर जो वो फाइल नहीं करी थी 24-25 में, तो ध्यान रखिएगा असेसमेंट ईयर 24-25 में आपके आईटीआर एप्लीकेबल नहीं थी, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 एप्लीकेबल थी। अब आपसे फिर से सवाल पूछा जाएगा 25-26 के लिए, ये ध्यान रखिएगा 25-26 के लिए पूछा जा रहा है, क्या अब आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, यानी ऑप्ट आउट करना है ओल्ड टैक्स रिजिम करंट असेसमेंट ईयर? अगर आप कहते हैं यस मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहता हूं, तो आप वापस 10IEA जमा करेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे न्यू टैक्स रिजिम में रहना है, तो उसके लिए कोई भी फॉर्म जमा नहीं करना, डिफॉल्ट आपकी न्यू रहेगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपसे दो सवाल पूछे जा रहे हैं, 24-25 के अंदर आपकी कौन सी टैक्स रिजिम थी और 25-26 के अंदर आप कौन सी टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि 24-25 में आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम थी, तो उस केस में जो भी ओल्ड टैक्स रिजिम थी आपने फॉर्म जमा किया होगा, फॉर्म 10IEA, तो उस फॉर्म की डिटेल हमें दे दीजिए। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्या 25-26 में आप ओल्ड में रहना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं? तो आप कहते हैं मुझे ओल्ड में रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यू में जाएंगे, यानी आपने विड्रॉ किया है, यानी ऑप्ट आउट किया है, यानी ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम जाना चाहते हैं, तो विड्रॉ का फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं 24-25 में मैं न्यू टैक्स रिजिम में था, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। 25-26 में अब आपसे वापस सवाल पूछा जाएगा क्या आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, न्यू में जाना चाहते हैं? अगर आप कहते हैं न्यू में रहना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था नॉट एप्लीकेबल, यानी आपको आईटीआर एप्लीकेबल नहीं थी 4, आपने 1 या 2 या कोई अदर अन्य आईटीआर अगर फाइल करी है, तो उस केस में आप आईटीआर 4 में जा रहे हैं, तो उस केस में वापस आपको असेसमेंट ईयर 25-26 में पूछा जाएगा कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, न्यू में जाना चाहते हैं? ओल्ड में जाना चाहते हैं तो उस केस में वापस आपको फॉर्म जमा करना होगा। ध्यान रखिएगा कभी भी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको 10IEA जमा करना है, या अगर आपको ऑप्ट आउट करना है यानी ओल्ड टैक्स रिजिम छोड़कर न्यू टैक्स रिजिम में भी जाना है, तो आपको फॉर्म जमा करना है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में अगर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, इसके लिए कोई भी फॉर्म आपको जमा नहीं करना। अपने आखिरी पॉइंट पे, तो जितने भी डिडक्शन है सेक्शन 80C से लेकर 80U, ITR 1 हो ITR 4 हो, अब यहां पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे ड्रॉप डाउन फैसिलिटी जो है वो यहां पर अलाउ की जाएगी, जो भी ई फाइलिंग यूटिलिटी होगी, जहां पर आपके जो स्पेसिफिक क्लोजेस हैं, सब सेक्शन जो है वो यहां पर डिस्क्लोज किए जाएंगे। तो अब तक जो आईटीआर असेसमेंट ईयर 24-25 में कुछ सेक्शंस के अंदर ही यहां पर अलाउ किया जाता था ड्रॉप डाउन फैसिलिटी, लेकिन अब सभी सेक्शन यानी 80C से लेकर 80U तक के जितने भी सेक्शन है उन सभी में अब आपको डिटेल्स जो है यहां पर फिल्ड अप मिलेगी इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, जो आपके ई फाइलिंग यूटिलिटी के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो डिटेल्स के साथ यहां पर सेक्शन के अंदर जो भी डिटेल्स होगी वो सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ आपको दिखाई देगी, जिसके तहत आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले कुछ ही सेक्शंस के लिए दिया गया था, लेकिन अब
सभी सेक्शन के लिए 80C से 80U जो भी ITR 1 है, ITR 4 फॉर्म अगर आप फाइल करते हैं तो उन सभी के लिए ये ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा।